नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज इस खास ब्रॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां दुनिया भर की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। क्योंकि अब ये माहौल बनने लगा है कि क्या एक अमेरिकी मिलिट्री इंटरवेंशन, मिलिट्री स्ट्राइक की ओर दुनिया जो है अब देख रहा है कि कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो इरानियन अथॉरिटी है, उन लोगों के खिलाफ वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। हालाँकि दर्शकों को ये भी बता दें कि ये तमाम वो खबरें हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस की दिक्कत है। और शुरू में 2 बड़े शहरों से मर्चेंट्स के स्ट्राइक के ज़रिए जो है इन प्रदर्शन के शुरुआत की खबरें आई और उसके बाद वो धीरे-धीरे फैलता हुआ नज़र आया। सोशल मीडिया पर इस वक़्त बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको नज़र आएँगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी हो सकते हैं जो या तो किसी प्रोपेगेंडा नैरेटिव का हिस्सा हो, किसी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का हिस्सा हो। इसलिए आप सँभल कर जो भी आप शेयर करें, आप वो सँभल कर उसे चेक करके उसके बाद ही आप शेयर करें। लेकिन ईरान में इस वक़्त जो हालात बन रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ईरान में लगातार जो है रिजीम चेंज की बातें होती रही हैं। ख़ास करके अमेरिका, इज़राइल जैसे वो देश हैं जिनकी बेहद ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है कि वहाँ पर एक तरीके से तख्ता-पलट हो। और अयतोल्ला जो ख़ामेनी हैं, क्या उनकी कुर्सी अब खतरे में है? क्या वो उनका एग्ज़िट हो जाएगा? या इस वक़्त जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, उनके मुताबिक 65 लोगों के मारे जाने की खबर है, कम से कम 50 लोग इसमें से प्रदर्शनकारी हैं, 15 सुरक्षाकर्मी हैं। अगेन वो फिगर्स जो हम लोग इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं कि इरानियन अथॉरिटीज़ जो हैं, वो लगातार फ़ोर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के बीच में तो आखिर ईरान के इस हालात को हम कैसे समझें, कैसे देखें? इस पर बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे साथ जोड़ना चाहूँगी अतुल अनीजा जी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ख़ास करके इस रीजन में काफ़ी काम कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं द हिंदू के लिए, अलग-अलग संस्थानों के लिए। दिल्ली में हैं इस वक़्त स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर मैं शुरुआत कर सकूँ कि इस वक़्त आपकी सेंस क्या है कि ईरान में ये जो प्रोटेस्ट्स हैं, क्योंकि इतनी इमेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर, हम वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शंस को भी देख रहे हैं। ये कितना वाइड स्केल आप इस वक़्त और प्रेवलेंट आप देख रहे हैं इन प्रोटेस्ट्स को? देखिए स्मिता जी, प्रोटेस्ट तो हैं, लेकिन कितने वाइड स्प्रेड हैं और क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। जो फुटेज भी आ रही है, क्या वो सही फुटेज है? क्योंकि पहले भी ये पहली बार नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में। इनफैक्ट जब से रेवोल्यूशन हुई है 1979 की, उसके बाद कई वेव्स में ये प्रोटेस्ट आए हैं। मैंने खुद कवर किया था 2009 की इलेक्शंस ईरान में, जब इलेक्शंस के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट तेहरान में शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद रेजीम चेंज तो हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा संभल के हमें देखना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट कितने वाइड स्प्रेड हैं, जब तक कि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट इसके लिए कंफर्मेशन ना हो। लेकिन प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन और जो आर्थिक स्थिति जो बन रही है ईरान की, जिसके पीछे वैसे देखा जाए तो जो सैंक्शंस हैं लगाई हुई है वेस्ट ने, खास करके 2018 के बाद में, वो एक मूल कारण है कि इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो वो एक एक स्थिति है। लेकिन अब बात आती है स्मिता जी, जो आपने कही कि क्या ये तब्दील कर सकता है एक रेजीम चेंज में? आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके क्या-क्या वेक्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने चूँकि 2009 का ज़िक्र किया, जहाँ पर महमूद अहमदीनेजाद जो हैं, उन प्रोटेस्ट्स को लीड भी कर रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन उसे कहा जा रहा था। और राइट। 2 साल पहले भी हमने देखा हिजाब के अराउंड में वुमेन्स की एक पूरी की पूरी मूवमेंट देखने को मिली, जिन्होंने कहा कि भई हम हिजाब नहीं पहनेंगे। एक रिवर्स हम देख रहे हैं जो रेवोल्यूशन है, जो 1979 के रेवोल्यूशन से एक पलट जो है रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। उनके कंपैरिज़न में जो खबरें पढ़ पा रहे हैं आप रीजनल मीडिया से, क्या ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा फ़ियर्स हैं उन प्रोटेस्ट से? स्मिता जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस ये बहुत ज़्यादा इसके पीछे सोच गई है इन प्रोटेस्ट के पीछे, क्योंकि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रेजीम चेंज के ऊपर फोकस आ गया था जब हमास ने अटैक किया था इज़राइल के ऊपर, और इज़राइल ने अपने पलटवार के ऊपर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, उसको एक के बाद एक निशाना बनाया। सबसे पहले हमने देखा कि हिज़्बुल्लाह को एक तरह से
नष्ट ही कर दिया गया है। हसन नसरल्ला की असैसिनेशन हुई है। उसके बाद हुतीज़ पे अटैक, और जो भी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, बशार अल असद तख्तापलट जो सीरिया में हुआ है। तो लेकिन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में ये तो कामयाबी ऑलरेडी आ गई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब सबसे बड़ा जो स्तंभ है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, वो ईरान है। मुझे लगता है कि इजराइल में अगर हम देखें, या नेतन्याहू की जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मंशा है, तो मुझे लगता है कि इजरायली प्रेशर बहुत स्ट्रांग है कि रेजिम चेंज अब जो हो वो ईरान में भी हो। इसलिए ये अलग है पहले अटेम्प्ट्स जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब उनको लगता है कि एक चांस है कि रेजिम चेंज करने का, क्योंकि हालांकि पहले भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के प्रोटेस्ट जो है ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और वाइड स्प्रेड है। ये नहीं है कि क्रिटिकल मास बन चुका है, लेकिन पहले के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव या एक तरह से मोबिलाइज लग रहे हैं लोग। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो उसकी भूमिका इस वक्त ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ओकेजन्स। तो एक तरह से बड़ा चैलेंज है ईरान के ऊपर इस वक्त। ऑलरेडी हम एक और चीज़ देख चुके हैं कि न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस है ईरान की, उनके ऊपर अमेरिका की बैकिंग के साथ अटैक्स हुए हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हुई हैं। तो एक तरह से अब वो जो, अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या इजरायली पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो वहाँ पर ये सोचा है कि इतना हमने आगे किया है, अब और इसको धक्का देने की ज़रूरत है, और ये रेजिम चेंज हो पाएगा। और इसीलिए जो मैं दर्शकों को जो मैं कह रही थी कि आप लोग भी थोड़ा सँभल कर देखें कि आप कौन से विजुअल्स पर आखिर यकीन कर रहे हैं, कौन से विजुअल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी जगह अगर आप देखेंगे, जो इम्पॉसिबल सी तस्वीरें हैं, वो नज़र आ रही हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स किसी और मुल्क में ईरानियन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें उस भीड़ में इज़राइल की भी फ्लैग्स नज़र आ रही हैं, या हमास के प्रो स्लोगन्स सुनाई दे रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप अपने जो है बेसिक स्मेल टेस्ट को आप ज़रूर अप्लाई करें, जब आप इन विजुअल्स को देखें, क्योंकि बहुत इस वक़्त एक प्रोपेगेंडा का वॉर भी चल रहा है। और जो कुछ ड्रामेटिक विजुअल्स आ रहे हैं यहाँ पर, मैं वो दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़े दिलचस्प है। कि ये विजुअल्स जो हैं, हमने कुछ अलग-अलग ट्विटर हैंडल्स से हमने सोर्स किए हैं, जो वेरिफाइड ट्विटर हैंडल्स है, जहाँ पर एक प्रोटेस्टर अचानक से दिखता है कि किस तरीके से वो लंदन में इरानियन हाउस के अंदर घुसता है, और जाकर जो ईरान की जो फ्लैग है, जो दरअसल 1979 के पहले जो फ्लैग थी, सन एंड लायन वाली फ्लैग, एम्ब्लेम वाली फ्लैग, अभी की मौजूदा फ्लैग को उस फ्लैग से रिप्लेस कर देता है। और सिर्फ अलग-अलग वेस्टर्न कैपिटल्स में देखिए, हम लोगों को काफ़ी सारे ऐसे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, और वो देखिए पुराने फ्लैग को जो लहरा दिया जाता है। ये भी मैं आपको बता दूँ दर्शकों को कि बहुत सारे जगह पर इंटरनेट स्ट्राइक डाउन की खबरें हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट की खबरें हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोवाइड किया हुआ है। स्टारलिंक के ज़रिए जो है बहुत सारे लोग विजुअल्स अपलोड भी कर रहे हैं। ये जो एक पूरा यंग जनरेशन है इस वक़्त, अतुल जी, जो ईरान में है, इनके लिए इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटीज़ क्या है, जिसके आधार पर वो इस तरह के पूरे रिस्क्स ले रहे हैं, क्योंकि क्रैकडाउन्स तो हेवी हैंडेड हो ही रही हैं, गोलियाँ चलने की भी खबरें आ रही हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। स्मिता जी, मेरे जो विजिट्स हैं ईरान में मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ जो अपोज करते हैं ये जो थियोक्रेसी है एक तरह से जो ईरान में है। लेकिन उनमें भी नेशनलिज्म की भावना है। वो नहीं चाहते कि फिर से एक तरह से एक ईरान एक गुलाम देश फिर से बने और वेस्टर्न कैंप को जॉइन करें। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म थ्रू आउट, ऑपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो एक तरह से मुझे नहीं लगता कि ये अब यहाँ की यंग यंग जनरेशन जो है वो चाहेगी कि एक तरह फिर से मोनार्की वापस आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मंशा है लोगों की या जेन ज़ी की वहाँ पे। जो मुझे लग रहा है कि वो एक इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही हैं। इन्फ्लेशन, करेंसी का जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है, इंपोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो वो है। दूसरी बात जो विमेन की तरफ से जो आ रही है, वो चाहेंगे कि और फ्रीडम्स हो। वो भी एक सच्चाई है। लेकिन कि इससे रेजिम चेंज ही हो जाए और मोनार्की वापस आ जाए, मुझे लगता है ये वेस्टर्न एजेंडा है।
कि एक हुँ, तरह से रेज़ा पहलवी को सिंबल बना के रेजीम चेंज की एंड गेम हमने लिबिया में देखा था, एग्ज़ैक्टली ये हुआ था। जो ओल्ड हुँ, पुराने किंग थे उनकी रिवाइवल की बात थी। वही पैटर्न मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है ईरान के ऊपर। बट दिस सीम्स टू बी मोर वेस्टर्न ओरिएंटेड एजेंडा जिसकी ग्राउंड में ट्रैक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। रिफॉर्म्स चाहते हुँ, हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि पूरी तरह से रेवोल्यूशन ही खारिज हो जाए। तो हुँ, एक मिडल ग्राउंड है वो। तो ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन वॉर की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली चल रही है। जो वेस्ट का एजेंडा है, ख़ास करके हुँ, इज़राइल का और ट्रंप का एजेंडा जो है, वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन वॉर लॉन्च करके ये एक तरह से एक इम्प्रेशन बनाया जाए कि सारे लोग जो हैं, इट्स पीपल वर्सेस गवर्नमेंट। मुझे लगता है हुँ। कि ये बहुत ही एक एक पर्सपेक्टिव जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। हुँ। आपने रज़ा पहलवी का ज़िक्र किया और रज़ा पहलवी आपको दर्शकों को बता दें कि जो ईरान के आखिरी शाह, उनके बेटे जिनको क्राउन प्रिंस कहा जाता है, अमेरिका में एक्साइल में हैं और वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से बयान जारी कर रहे हैं अपने एक्स के हैंडल पर। उनके इस लेटेस्ट बयान को सुनते हैं که हम। نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با جمعیت میلیونی مردم در خیابان همیهنانند. شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کرده‌اند. آنچه برای خامنه‌ای باقی مانده اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. तो ये जो रज़ा पहलवी का जो मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ शामिल होने के लिए और आप लोग जो हैं शनिवार-रविवार को शाम 6 बजे आप निकले, भारी तादाद में निकले। आपने जो बात कही अतुल जी, हमें कुछ विजुअल्स ऐसे भी दिख रहे थे जिसमें लोग खamenei के खिलाफ भी चैंट कर रहे हैं और पहलवी के खिलाफ भी चैंट कर रहे हैं कि हमें ये दोनों ही नहीं चाहिए। तो ये जो मिडल ग्राउंड का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये मिडल ग्राउंड क्या हो सकता है? देखिए स्मिता जी कि लोग जो रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, रेवोल्यूशन नहीं चाह रहे। बेसिक पॉइंट है, या काउंटर रेवोल्यूशन नहीं चाह रहे, जो मेरी सेंस है इस पे। जहाँ पर बात मोनार्की की आई है, मोनार्की को वेस्ट ने पहले भी यूज़ किया। आप देखें 1953 में मोसादेक एक इलेक्टेड लीडर थे और वो ऑपरेशन एजैक्स तब सीआईए और MI6 ने जॉइंटली किया था, जिससे मोसादेक को डिपोज़ किया गया था और शाह ऑफ ईरान को वापस को लाया गया था एज़ अ अलाई ऑफ द वेस्ट। अब वही एक तरह से प्लेबुक अभी भी है कि जो जो सरकार है, रेजीम कहें या सरकार कहें ईरान की, तख्ता पलटा जाए और उसके बाद वही डायनेस्टी जो पहले थी 79 के पहले, उसको वापस लाया जाए। सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए हैं। पहले इनके पिताजी होते थे, अब ये रज़ा पहलवी जो वेस्ट में अभी हैं उनको वापस बहाल करने की ये एक साजिश है। तो एक तरह से आप बात कर रहे हैं मिडल ग्राउंड की। मोनार्की एक एक्सट्रीम जा रहा है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है वो उसमें चेंज की ज़रूरत है। मिडल ग्राउंड उन दोनों के बीच में जाएगी, लेकिन वो इंटरनल एक तरह से रेज़ोल्यूशन होगा ईरान के अंदर, ईरान की अपनी फोर्सेस के अंदर। और मुझे लगता है वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप क्लर्जी में भी देखें जो ईरान की है, उसके अंदर भी एक मॉडरेट विंग है, रिफॉर्मिस्ट विंग है। जैसे ख़तामी होते थे एक टाइम पे 2003, 2002, 2003 की अगर हम बात करें, हसन रूहानी उसके बीच में रह चुके हैं। तो एक तरह से ये इंटरनल डायलॉग हो सकता है, जिसमें ईरानियन शायद चाहें कि जो टॉप सुप्रीम लीडर है उसमें चेंज आए, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो और मिडल ग्राउंड वहीं आएगा एक इंटरनल डायलॉग से।
वो बाहर की शक्तियाँ मुझे नहीं लगता कर सकती हैं, क्योंकि अगर हम एनालाइज़ करें स्मिता जी कि कैसे अगर आप रेजिम चेंज करेंगे, अभी ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने कोई भी कार्रवाई की प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट तो हम इंटरवीन करेंगे। आप कैसे इंटरवीन करेंगे? आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं लाएँगे, आपकी ज्योग्राफी नहीं लगती, अनलेस आपने कोशिश की है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज़ उसका बॉर्डर लगता है और आजकल एक बूट्स ऑन द स्पेशल ग्राउंड तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी किया, तो ईरान में क्यों नहीं कर सकते हैं? बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ईरान बड़ा देश है और अगर आप बैलेंस ऑफ पावर देखें, आईआरजीसी की क्षमता देखें, वो कहीं ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं स्मिता जी, जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि आईआरजीसी के अंदर ही कुछ एक तरह से दरारें आए, या जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो बसीज, या उसमें दरारें आए, तब तो मुझे लगता है कि रेजिम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता बूट्स ऑन द ग्राउंड भी कुछ कर पाएँगे, और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होंगी जो वापस जाएँगी। आफ्टर ऑल, ट्रम्प की जो अपोजिशन रही है, ओबामा गवर्नमेंट ने तो न्यूक्लियर डील साइन की थी, तो आप वो हुँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स वापस क्रिएट हो सकती हैं अमेरिका के अंदर। तो मुझे नहीं लगता ये दे वुड हैव फैक्टर्ड दिस आउट। इसलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड इज़ अ लास्ट रिसॉर्ट। सिर्फ एक हुँ, देश चाहेगा हो जाए ऐसा, अगर कुछ ना हो, वो इज़राइल, नेतन्याहू खासकर। हुँ, लेकिन वो मुझे रूल आउट नहीं करता। हालाँकि आई एम जस्ट कीपिंग ए आई ऑन द पाकिस्तान-ईरान बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस की जॉइंट एक्सरसाइज़ एक चल रही है। तो उस पे हुँ, नज़र रखने की ज़रूरत है, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड का हम रिमोट पॉसिबिलिटी देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उसको हम थिंक थ्रू करें कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका के पास रियली एक ऑप्शन है। बात आती है एयर स्ट्राइक्स की, जो हो सकती है। बात आ सकती है जैसे हसन नसरल्ला के अगेंस्ट किया गया कि बंकर में बैठे हुए वो डिस्ट्रॉय कर दें। क्या खामेनी को टारगेट कर सकते हैं? वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ईरानियंस की तरफ से देखें तो उन्होंने वो उस एग्ज़ाम्पल को फैक्टर कर लिया होगा कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए बहुत सुरक्षित जगह पे इस वक़्त मुझे लगता है अयतुल्ला खामेनी को रखा गया होगा। दूसरी बात, जो वेनेज़ुएला टाइप का ऑपरेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा ईरान में कि आप किडनैप करके ले जाएँ। तो एक तरह हुँ, से ये ड्रामेटिक स्ट्राइक्स की जो बात है ना, उस पे कोशिश हो सकती है। हुँ। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड, आई डोंट थिंक दैट विल सक्सीड। और एयर स्ट्राइक से तख्ता नहीं पलटा जाएगा, खासकर अगर बसीज और आईआरजीसी अभी इंटैक्ट हैं। मैं एक बार डोनाल्ड ट्रम्प का आपने ज़िक्र किया, उनकी उस धमकी का भी ज़िक्र किया, वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। Do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. तो देखिए, ये जब ट्रम्प को पूछा गया, उन्होंने उस वक़्त ये बयान पहले की बयान है इनकी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वी आर नॉट लुकिंग एट बूट्स ऑन द ग्राउंड। हालाँकि शनिवार देर रात उन्होंने ट्रुथ सोशल, जो उनका अल्टरनेट ट्विटर जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें उन्होंने लिखा कि ईरान लुकिंग एट फ्रीडम लाइक नेवर बिफोर, ये कहते हुए कि अमेरिका जो है सपोर्ट करने को तैयार है ईरान के लोगों को। तो जो बात आप कह रहे थे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की संभावना कम नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, कि अब अमेरिका कुछ ना करे, क्योंकि इस वक़्त की डेमोन्स्ट्रेशंस को, जैसा हमने भी कहा, कि ये पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा इस वक़्त फियर्स नज़र आ रही हैं, और दुनिया भर के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, प्लस डोनाल्ड ट्रम्प के घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, मिनेसोटा में इमिग्रेशन क्रैकडाउन को लेकर, एक सिटिज़न की डेथ के बाद में, जिस पर हमने व्लॉग इसके पहले किया था, वो टिपिकल नियोकॉन अंदाज़ भी है। घर में दिक्कत हो, तो आप जो है एक्सटर्नलाइज़ करें और वहाँ बाहर जो है फोर्सेस के इस्तेमाल की बात करें। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी तक शांति-शांति की बात कर रहे थे नोबेल पुरस्कार के लिए, अब तो क्लियर है कि ही इज़ नॉट शाइंग अवे फ्रॉम स्ट्राइक्स। वो पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, और यहाँ पर जो जो इज़राइली लॉबी है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे 2 फोर्सेस हैं, एक तो नियोकॉन्स और इज़राइलीज़, और दूसरी है मैगा। मैगा क्राउड जो है वो नहीं चाहता कि इस तरह की कार्रवाई की जाए।
लेकिन जो नियोकॉन्स हैं वो रेजिम चेंज बिल्कुल चाहते हैं और नियोकॉन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया, हमने बहुत और जगहों में भी देखा है। तो एक तरह से आप जो कह रही हैं कि कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो हाई रिस्क गेम है, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक्स की और सक्सेसफुल ना हुआ उससे रेजिम चेंज और एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, तब अमेरिका के लिए डोमेस्टिकली काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए इट्स नॉट कि आप इसको इमीडिएटली कर सकते हैं और एज्यूम कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। अगर आप देखें थोड़ा-सा बैकग्राउंड स्मिता जी, 1979 में रेवोल्यूशन हुई है, 1980 में कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से जिमी कार्टर के टाइम पे, जब स्पेशल फोर्सेस घुसी थी और उनका हश्र कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। एक प्रॉब्लम जो अमेरिका को है ईरान के साथ, वो एक पुराना इतिहास का हिसाब बराबर करने वाली है, क्योंकि 444 दिन तक जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी घेराबंदी की गई थी और उनको होस्टेज बनाया गया था। फाइनली बड़ी ह्यूमिलेटिंग टर्म्स में उनको छोड़ा गया। तो एक तरह से ईरान के प्रति जो है एक मंशा है कि किसी तरह से रेजिम चेंज हो जाए, लेकिन वो एक बैकग्राउंड फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये लो रिस्क एलिमेंट है, स्पेशली अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड, अगर ये एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं होती देन व्हाट? उसके बाद प्लान बी क्या है? तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ा हम नज़र कर रखें और 2 और कंट्रीज़ के ऊपर, एक है चाइना और दूसरा है रशिया। रशिया की प्रॉब्लम है कि यूक्रेन में फँसा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ख़ास सिर्फ़ असला बारूद वगैरह ऐसे आर्म्स वगैरह दे सकता है। चाइना के लिए, क्योंकि वेनेजुएला ऑयल ऑलरेडी एक तरह से चाइना को डिनाई किया जा रहा है। उसके बाद चाइना ने कहा है, बयान दिया है कि हम अल्टरनेटिवली ईरान से लेंगे। अगर ईरान पे भी रेजिम चेंज हो जाती है, तो चाइना के लिए भी खतरा है और रूस के लिए भी खतरा है, क्योंकि फिर आपका जो रेजिम चेंज का प्रोसेस है, वो वेस्ट एशिया से जाके यूरेशिया में घुस रहा है, जो बिल्कुल आपकी सॉफ्ट अंडरबेली है। तो किसी तरह से ईरान को मुझे लगता है कि इसको पहली डिफेंस लाइन बनाना पड़ेगा, अगर हम चाइना और रशिया की तरफ से देखें। तो अगर प्रोटेक्टेड एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, तो फिर इन 2 ताकतों का घुसना भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही फ्लूइड स्थिति है, जो सिर्फ डोमेस्टिकली हम ना देखें कि ईरान के अंदर आ गया। आई थिंक एक्सटर्नल पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरफा नहीं है, सिर्फ वेस्ट और इजराइल की तरफ से नहीं है। एक दूसरी ताकतें भी इसको देख रही हैं, क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रही हैं कि ईरान में अगर हॉस्टाइल रेजिम आती है, उसकी लोकेशन अगर हम देखें ईरान की, एक तरफ तुर्कमेनिस्तान और चाइना ज़्यादा दूर नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें यूरोप उधर पड़ रहा है, तो साउथ एशिया साथ में जुड़ रहा है, तो एक बहुत पिवटल स्टेट है, तो जिसके ऊपर स्टेक्स बाकी के देशों की भी है। तो इसको स्नोबॉल, अगर ये कोशिश हुई रेजिम चेंज की, तो इट कैन स्नोबॉल इनटू अ मच बिगर सिचुएशन। जो कल एक इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली कि एक तरफ जो है ये पूरी तस्वीरें चल रही हैं, प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं दिन के वक्त में, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं रात में, और उसके बीच में जो है ये देखने को मिला कि ओमान के लीडरशिप के साथ ओमान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेज़ेश्कियां के साथ जो है मुलाकात कर रहे हैं। तो एक ये दिखाने की मैसेजिंग की कोशिश कि भाई ऑल इज गुड इन तेहरान, ऐसा नहीं है कि स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अगर जो स्मिता जी, मैं आपको एक जनवरी 6 के विजुअल्स अगर आप दिखा सकें, जब ये बरसी है सुलेमान कासम सुलेमानी की जो हत्या हुई थी, उसके ऊपर जो प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं ईरान में, मुझे लगता है वो भी दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि वो हम इसी महीने की बात कर रहे हैं, 6 जनवरी की बात। तो प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस भी हैं वहाँ पर, जो आप कह रहे हैं, और जो बाहर निकल रही हैं। साथ में अब ओमान का ज़िक्र किया, ओमान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि मीडिएटर का रोल ओमान ने किया वेस्ट और ईरान के बीच में। हो सकता है ईमान जो स्पेशल एनवॉय आए हैं ओमान से, कुछ मैसेज लेके आए हैं, और जो डिप्लोमेसी होती है, जो बातचीत होती है, डायलॉग होता है, वो ओमान में ही होता है, अमेरिका और ईरान के बीच में ट्रेडिशनली हो रहा है। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक फैक्टर ओमान का बीच में आ रहा है इस सारे घटनाक्रम। तो यहाँ पे और दूसरे कौन से देश हैं जिनकी भूमिका अहम हो जाती है? कल मैं इंटरव्यू सुन रही थी, जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं फिदान,
उनका असेसमेंट ये है और वो फॉरवर्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी है, उनका असेसमेंट ये है कि इस वक़्त सिचुएशन जो है काबू में आ जाएगा और ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बिहाइंड द सीन्स आपको क्या लग रहा है कौन से देश यहाँ पर इस वक़्त इन्वॉल्व्ड हैं जो कुछ लीवरेज कर पा रहे होंगे? देखिए, एक टाइम पे वो बहुत पहले की बात नहीं है, जब तुर्की और ईरान एक साथ काम कर रहे थे। मैं कतर गया था कुछ 2 साल पहले और वहाँ पर देखा था कि अर्दोआन और खामेनेई की जो तस्वीरें हैं, वो कई कार्स में स्टिकर्स के तौर पे वहाँ पर दिख रही थी। लेकिन जब से सीरिया हुआ है, तो सीरिया के लोग जो है थे वो बहुत और जुलानी के आने के बाद उसमें दरार बढ़ी है तुर्की और ईरान के बीच में। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की तरह देखें तो मुझे वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्रिटिकल मास नहीं है। जब तक बसीज नहीं टूटेगा और जब तक आईआरजीसी में दरारें नहीं आएंगी या वो दरारें ही नहीं वो एक तरह से दूसरी फोर्सेस को ज्वाइन कर जाएंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रजीम को रियली खतरा है। तो जो तुर्की के इंटेलिजेंस की जो फॉर्मर ऑफिशियल जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर उनके असेसमेंट है कि थिंग्स विल बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, हम मुझे भी लगता है कि फाइनली इन द फाइनल एनालिसिस अगर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी रही ईरान की तो फिर देन दे विल ओवरकम इट। और जो काउंटर फोर्स का यूज कर रहे हैं तो वो ईरान में करते हैं। अगर आप इट्स नॉट नेपाल कि भाई वहाँ हुआ और ओली साहब ने जो है रिजाइन कर दिया, या ये अलग कल्चर है। यहाँ पर काउंटर फोर्स भी आएगी, इसीलिए ट्रंप का जो बयान है कि अगर आपने गोली चलाई या कुछ किया तो फिर हम इंटरवीन करेंगे, वो बड़ी धमकी इसीलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि जो ईरानियन सिस्टम है विल कम बैक एंड काउंटर, और वो कोशिश करेगा कि जिनके जो मेन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनको किसी तरह से उनको काबू में करना ज़रूरी है। दूसरी बात स्मिता जी बहुत इम्पोर्टेंट है ये सोशल मीडिया क्रैकडाउन के ऊपर, कि ईरान ने देख लिया। 2009 में मैंने देखा था किसी तरह के होटल के अंदर बीबीसी सडनली बंद हो गया था और तब भी फेसबुक से प्रोटेस्टर्स रास्ता कौन सा लेना है क्या लेना वो सब लाइव चल रहा था। वो सब कुछ सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया है। नेपाल में किया तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, लेकिन ईरान में ये करेंगे। हालांकि इसमें एक कैविएट में जोड़ना चाहूंगा कि स्टारलिंक का रोल जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्या स्टारलिंक को ब्लॉक कर सकेंगे? क्या साइबर कमांड जो ईरान की है उसके पास क्षमता है करने की? वो मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि अगर रशिया और चाइना इसको हेल्प करें तो स्टारलिंक को ब्लॉक करने की कैपेसिटी अगर अब तक नहीं है ईरान के पास तो कुछ दिनों में आने की कोशिश है की संभावना है। तो जो इंफॉर्मेशन वॉर के ऊपर ईरान एक्सपीरियंस है कि कैसे उसको ब्लॉक करना है, रोकना है, वो एक और फैक्टर है जो इनके पक्ष में जाता है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पक्ष में जाता है कि एक तरह से 360 डिग्री आज की जो हाइब्रिड वॉर है वो जानते हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट कि कैसे उसको फाइट करना है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक, क्योंकि हम बार-बार आईआरजीसी का ज़िक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान वाला जो आपने कहा कि उस पर ध्यान रखें, इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान को हमने देखा कि जो अभी पैलेस्टीन को लेकर जो इंटरनेशनल कोalition बनाने की बात हो रही थी, उसमें से जो है अब पाकिस्तान अभी के लिए फिलहाल उसको बाहर वापस से निकाल दिया गया है। शायद पाकिस्तान राहत की सांस ले रहा होगा कि अच्छा है, नहीं तो हमें जो है लड़ना पड़ता वहाँ जाकर, हमारे लिए मुसीबत हो जाती। लेकिन आईआरजीसी कितना मजबूत है? दरारें ना भी पड़ी हों, कितना मजबूत है? क्योंकि वो लास्ट ईयर की जो 12 दिन की उनकी लड़ाई भी हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ इज़राइल के साथ में, और इज़राइल के जितने भी हमले हुए हैं हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, उनके दूसरे एलाइज़ के खिलाफ में, कितना इस वक़्त मजबूत है आईआरजीसी? देखिए, एक चीज़ है आपकी एक्सटर्नल कैपेसिटी कि देश के बाहर आप कितना इंटरवीन कर सकते हैं। दूसरी है डोमेस्टिक, मुझे लगता है डोमेस्टिक कोर है और आईआरजीसी में वो क्षमता है आइडियोलॉजिकली भी, और एक तरह से अगर हम फौजी नज़रिए से देखें तो दे आर द एलीट फोर्सेस। तो वो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसी कोई वीकनेस आ गई है कि अगर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आए उनको फाइट ना कर सकें। सेकेंड थिंग इज डायनेमिक सिचुएशन है। अगर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आते हैं तो मुझे लगता है कि ये सोशल सिचुएशन है ये भी बदलेगी, कि ये लोग जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे भी अब जब देश को खतरा है तो फिर हम आपस में निपट लेंगे बाद में, तो सोशली भी एक नया एक इसमें डायनेमिक आ जाएगा। तो अगर हम कंबाइन करें आईआरजी फोर्सेस एंड सोशल डायनेमिक्स तो मुझे लगता है क्षमता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की। और एक और चीज़ अब देखें कि अब वो थोड़े एक तरह से अनबर्डन्ड भी हो गए हैं।
पहले अल-कुद्स फोर्स थी, उनको वो लेबनान में भी घुसना पड़ता था, हूतीज़ को भी सपोर्ट करना पड़ता था। अब सब जो है एंड वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जहाँ पर आप एक तरह से डाइल्यूट होती थी आपकी फोर्सेस, वो अब नहीं होंगी डाइल्यूट। वो कॉन्सन्ट्रेटेड होके ईरान को बचाएँगे। तो हम ये लेकिन स्मिता जी बहुत ही डायनामिक सिचुएशन है। हम बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी होती है कि लॉजिक के बाहर की होती हैं। लोग को हुँ। एक एक तरह से जो जो उनका बैगेज होता है, हिस्टोरिकल बैगेज, वो ओवरवेल्म कर लेता है कई बार। तो आप हुँ। कोशिश करते हो, और अगर जिस तरह से आप 3 कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, एक पैलेस्टाइन में और एक ईरान में आ रहा है और यूक्रेन में ऑलरेडी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक कोई ग्लोबली अगर स्थिति देखेंगे हम इसको बिग पिक्चर में, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि अब कोई देश ऐसा बचेगा नहीं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो एक वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल। लुकिंग फॉर दैट, इज़ इट गोइंग इन दैट डायरेक्शन? क्या ये फीड करेगा उसके अंदर? मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये हुआ, रिजीम चेंज की कोशिश हुई और बूट्स ऑन द ग्राउंड है, तो बिल्कुल उस तरफ जाएगा, क्योंकि फिर एक नया डायनामिक आता है, फिर सर्वाइवल का डायनामिक आता है और देश कूदेंगे उसके अंदर। एक टिपिंग पॉइंट होगा ईरान के अंदर अगर जाते हैं ग्लोबली, सिर्फ वहाँ नहीं। वेनेजुएला का भी एग्जांपल जो है वो भी एक बैकग्राउंड में चल रहा है कि भाई अगर हुँ। हम अपने नेताओं को बचा ही नहीं सकते, ग्लोबल साउथ नहीं बचा सकता, तो फिर आपस में जुड़ें और लेट द फॉल्ट लाइन्स प्रिवेल। वो एक डायनामिक आने की मुझे पूरी संभावना है अगर यहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड आए। फाइनल क्वेश्चन फॉर इंडिया, कंसिडरिंग कि ईरान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो सिविलाइजेशनल है, कीपिंग इन माइंड हमारी ओन शिया मुस्लिम पॉपुलेशन, और हालांकि इसराइल के नजदीक गई है मोदी सरकार पिछले कुछ सालों में, लेकिन अगर आगे जैसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, दिस कैन एक्चुअली कंप्लीटली ब्लो अप इनटू अ फुल स्केल वॉर। व्हाट इज एट स्टेक फॉर इंडिया? Lots at stake, and I think India की strategic autonomy है, that will be on test. Because you have a relationship with Israel, but you also have equally important relation with Iran, because Iran का चाबर पोर्ट very important to counter Gwadar, उसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर सारा रूट वहाँ से जा रहा है। तो stability in Iran is vital for India's interest, whatever Israeli interest may be। तो मुझे लगता है कि ये ऑन टेस्ट होगा, और जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट की भी एक्सपेंशन वगैरह के ऊपर इसी सरकार ने और आगे उसके ऊपर कदम बढ़ाए हैं, अफगानिस्तान तालिबान के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है इसको सेपरेट करेगी, कि इसराइल का इतना ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि हमारी इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। लॉट्स एट स्टेक, टेस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इज देयर एनी बुक और रीडिंग रिकमेंडेशन फॉर द व्यूअर्स जो अभी इस सब्जेक्ट को समझना चाहें? I can't recall offhand. हम्म। There is थोड़ा पुराना है, बट द प्राइज जो डैनियल यर्गन की ऑयल के ऊपर किताब है, जिसमें जो 1953 में जो हुआ था कू, उसकी पूरी डिटेल है, ऑपरेशन एजैक्स क्या है। आई थिंक इट्स फॉर मी इट वाज अ बाइबल हम्म। टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड द ऑयल फैक्टर इन द रीजन। मेरे को लगता है वो किताब हम्म। दोबारा से पढ़ी जा सकती है। और मैं डैनियल कुछ बिल्कुल एक दो जो आर्टिकल लिंक्स हैं, वाली नसर जैसे राइटर्स हैं, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं अगर दिलचस्पी हो। तो बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी, रविवार के दिन में आपने मेरे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को जो है इनसाइट्स आपने शेयर किए। थैंक यू। वन मोर बुक, दिलीप हीरो, ब्लड एंड ऑयल, हाँ, इंपॉर्टेंट बुक। और मैंने लास्ट एक ब्लॉग में अपने रेकमेंड किया था द पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास तेल है, परमाणु हथियार है या नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका जो है आखिर क्या कुछ कितने डायरेक्टली करता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो क्विक रिकैप है वो यही है कि दिस इज अ फ्लूइड सिचुएशन, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब मोदी है तो मुमकिन, हम कहते थे, अब ट्रम्प है तो मुमकिन हो गया है। अब वो जिस तरीके के एक दौर में निकल पड़े हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करेंगे। लेकिन जैसा अतुल जी ने कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, की सैनिक टुकड़ियों को शायद जमीन पर उतारने वाली जो स्थिति है वो ना बनती हुई नजर आए। एयर स्ट्राइक्स को हम रूल आउट नहीं कर सकते, और इंटरनेशनल पार्टनर्स कैसे इसमें ड्रॉ इन होते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दैट विल बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फॉर ऑल अलर्ट्स। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।